member of the podcasters group in Joyville. Right now, I'm on the terrace of the clubhouse. See how beautiful it is? And I have with me Dr. Devesh Vijay, who's a retired professor from the Delhi universities. Now, in our podcasters group, every month we have a seminar or a podcast, and we talk. Basically, we do this is to disseminate knowledge to all around us. Today's topic is the challenges and opportunities that the educational system of India is facing. My first question to Dr. Vijay is, we will start from the school level, sir. What do you think are the challenges being faced by the the schools in today's scenario? Thank you, Sonalji. It's a real pleasure being queried by you. Thank you. And I hope this discussion will result in some fruitful ideas which will be accessible to everybody through our YouTube channel. तो आपने पूछा कि हमारे स्कूल सिस्टम की मुख्य चुनौतियाँ क्या है, समस्याएं क्या हैं। देखिए, भारत का शायद सबसे बड़ा जो दर्द है वो बेरोजगार मायूस के गाँव में चले जाए लड़के काम के भाई वो मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। ये युवा इंडस्ट्री से बड़े ये अगर बाहर चले जाए कोई सही माहौल मिल जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत ही विचारणीय बात है कि हमारी शिक्षा सक्षम क्यों नहीं बना पाई। कुछ हद तक तो अर्थव्यवस्था हमारी इतनी काफी अच्छी नहीं थी और जापान में भी तो शुरू किया बहुत लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी किया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छे होते हैं। मुझे हालांकि वर्तमान सरकार ने कई बड़े मजदूर परिवर्तन किए, अभी मैं उनसे आऊँ और मुझे लगता है कि ये जो रोजगार और अच्छे चरित्र और मूल्यों से सजे हुए छात्र निकलने से हमारी शिक्षण का क्या वो नहीं हो पाया, तो उसके लिए हमें क्या ये मैं कहती हूँ बड़ी जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं, हमारे देश में इस समय करीब 5 करोड़ 4.5 करोड़ छात्र 9वीं से 12वीं तक पढ़ते हैं। वो एनरोलमेंट रेशियो अच्छा हो गया, करीब 75% इस एज ग्रुप के बच्चे अब स्कूल में हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें पिछली सरकार का भी योगदान था। मनमोहन सिंह जी ने भी शिक्षा पर खर्चा बढ़ाया, सैलरीज अच्छी थी और काफी बढ़ाए थे। तो और वर्तमान सरकार ने भी काफी कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी किया, तो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा। और एक बड़ी खुशी की बात है कि गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो एक्चुअली बॉयज से बेटर है थोड़ा सा। स्कूल लेवल में तो जनरली लड़कियों का बेटर है। तो लेकिन समस्या ये है कि ये बच्चे 12वीं के बाद भी बिल्कुल रोजगार के शिक्षण के लिए तैयार नहीं। इतनी हिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के ये करते कुछ ही लाइनों के लायक है और जिन स्किल्स की बहुत डिमांड है, जैसे हम लोग भी गुरुग्राम में रहते हैं, यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रिशियन, अच्छा प्लम्बर, इवन अच्छा कारपेंटर, ये सब नहीं मिल पाता। और गरीब बच्चे स्लम्स में जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में, वही सबसे ज्यादा बेरोजगार है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो हमारी शिक्षा में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम ज्यादा किताबी ज्ञान ले रहे हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में काम आती है, न केवल वोकेशनल स्किल जिससे कि कमाई हो, बल्कि चरित्र और मूल्य बनाने वाली जो शिक्षा होनी चाहिए वो भी ऑलमोस्ट निल है। अगर उससे थोड़ा बहुत कहीं भी कभी लेक्चर हो जाता है, कभी कोई प्रवचन कराते हैं, कभी कोई असेंबली होती है उसमें पैट्रियोटिक गीत, अब तो वंदे मातरम कंपल्सरी होने जा रहा है, लेकिन ये जबरदस्ती करके नहीं मूल्य बनाए जा सकते। वो करते नहीं, वो करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर,
अच्छी मूवी, अच्छी बायोग्राफी, ये हमारे सिलेबस का कंपलसरी पार्ट होनी चाहिए। इतना सारा केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने का क्या फायदा, हिस्ट्री पढ़ाने का क्या फायदा, इन किताबों को थोड़ा सा सस्ता कर दिया जाए। और ये जो होलिस्टिक एजुकेशन उसके लिए स्पेस क्रिएट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो भी ग्रेड्स में काउंट होना चाहिए। कॉलेज के एडमिशन का या सीयूईटी या वो खाली इससे नहीं निकले कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या स्कोर लिया, आपने सोचिएगा क्या, आपने कैरेक्टर शो करने वाला, प्रूव करने वाला कोई वीडियो दिखाया, और आपने वोकेशनल स्किल क्या, ये आईएएस भी आप बनने जा रहे हैं तो न्यूज कुछ आना चाहिए आपको स्किल, उसके बगैर आपका फाइन नहीं होना। एंड फिजिकल फिटनेस, तो आपका कहना है कि एक चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है स्कूल लेवल पे, होलिस्टिक एजुकेशन में चरित्र निर्माण आता है एंड ऑल्सो वोकेशनल स्किल्स आती हैं एंड फिजिकल। ये अगर आप फिट नहीं है तो कुछ चीजों के लिए आपको फिर वो नहीं मिलना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, अब स्कूल्स में ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से स्कूल टीचर्स का रोल बहुत जरूरी है। तो पहले वो खाली नॉलेज देती थी, अब ये हो गया कि एआई आ गया तो नॉलेज तो बच्चों को मिल जाता है। उनका रोल कैसे बदला है, फ्रॉम नॉलेज गिवर्स टू मेंटोर्स, ये टीचर्स कैसे ब्रिज करें और क्या करें सो दैट दे स्टे रेलेवेंट। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली एआई बहुत ही पावरफुल चीज है और कुछ नीडलेस एप्रीहेंशन है पेरेंट्स की भी, टीचर्स की, इसके बारे में कि अगर हम एआई ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट कम होगा। अब यही एप्रीहेंशन कैलकुलेटर के लिए भी था, जब कंप्यूटर आया उसके लिए भी था। क्या मेंटल डेवलपमेंट कम हो गया? एटलीस्ट आप वैल्यूज के बारे में कह सकते हैं कि जेन जी उतनी शायद हमें सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन स्मार्टनेस के बारे में तो हम नहीं कह सकते। हम लोग जैसे बचपन में घूमते थे जिस हालातों में, ही ज्यादा स्मार्ट है आज की। डेफिनेटली तो मेंटल वीकनेस ही हो जाती है। एआई आप यूज करेंगे तो उसको आपको सबसे खाली यूजर्स को ये देखता है कि कॉपी पेस्ट नहीं होना, इसमें आपने इम्प्रूवमेंट क्या, मार्क्स उसके दिए जाए। अब वो टीचर कैसे टेस्ट करे, इजी तरीका है, वाइवा होना। जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपने रिटन में आपने प्रोजेक्ट बना के एआई से दे दिया, ओके, बट उसमें वाइवा होगी। और वाइवा में अगर आप प्रूव नहीं कर पाते कि आपने उसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया है, तो आपको नेचुरली लोअर ग्रेड मिलेगा। तो ये हमें सिंथेसाइज करना है। और बल्कि क्रिएटिविटी के बहुत सारे आउटलेट जुड़े हुए हैं, और एआई से एक बहुत बड़ी स्किल चाहिए आपको फायदा निकालने के लिए, अच्छे सवाल पूछना आना चाहिए। वो तो खाली सर्च करके देता है। अब आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आपको पुरानी किताबों को पलटने की जरूरत है, एनसाइक्लोपीडिया देखने की जरूरत है। वो जो कुछ पीछे एक सेकंड में बता के दे देते हैं। वो सर्चिंग का काम, प्रेजेंटेशन का काम है, वो भी नॉलेज डिसेमिनेशन का काम। हाँ, हाँ, बट वो इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ नॉलेज। या अब उसको आपको क्रिएटिव वे में कैसे प्रेजेंट करना है, पर आपने यूज कैसे किया हाँ, है, क्या उस नॉलेज के पार्ट आपने Application- आपके काम किए हैं, हाँ, वो निकाल वो आपको दिखाना है, और वो बेस्ट फाइबर। तो एआई से हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव यूज दिखाना है। अच्छा, एआई से बहुत सारे फीचर्स होता है, हमारे जो फीचर्स है ना सारे, देखिए ज्यादा ओवर इतना गवर्नमेंट स्कूल में उनको सेंसर ड्यूटी ये चीजें हुई। देखिए मैं अभी लंदन में आया, मैंने देखा 20 से ज्यादा की क्लास में, और पता है ये हम लोग को एक क्लास में 2 टीचर और प्लस एक रोबोट आने वाला है। तो जितने भी चोर्स है काम के, सीरियस काम है, अटेंडेंस लेना है ना, मार्क्स लगाना, जो टीचर्स की जान खा जाती है, वो सब अब ये रोबोट्स और एआई करेगा, ये सब ऑटोमेशन हो जाएगा। टीचर का काम है क्लास में लाइब्रेरी बनाना,
Yeah. इवन इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं, इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से Interactive. हाँ. और अच्छा एआई के अलावा ना इन्फॉर्मेशन बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। बिल्कुल. आप बेस्ट प्रोफेसर को सुन लो, आप एमआईटी के प्रोफेसर को सुनो, क्यों आप लोकल टीचर की क्या रोल है? लोकल टीचर का रोल है क्लास में लाइवली रखना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। वो आपका यूट्यूब का प्रोफेसर नहीं कर सकता, चाहे एमआईटी हो चाहे हार्वर्ड, वो एक अच्छा डिस्कशन कर। ये क्या आ रहा है? अच्छा ये वैसे ही आता है। हाँ, नंबर चेंज नहीं करें। सर मैं अब ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, जो क्लासरूम टीचर्स हैं, अब उनका रोल बदल गया है. इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड मेकिंग देम बोथ लर्न इट, उनका रोल अब हो गया क्लास में इंटरेस्टिंग बनाना और लाइवली रखना, सो दैट द एप्लीकेशन सिखाना knowledge की application, so that the children are able to extrapolate the knowledge that they have been given. और Now, टेस्टिंग कर। Test टेस्टिंग तो हार्वर्ड का प्रोफेसर नहीं करेगा, नहीं आपके लिए। करेगा डेफिनेटली, वो तो वो लोकल तो टीचर है को ही है, करना पड़ेगा। वो तो है ही. और हाँ, यहाँ पे बल्कि एक बात और कहूँगा, आई होप गवर्नमेंट लिसन्स टू दीस आइडियाज। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल्स और नौकरी चाहते हैं बच्चे, इतना इजी सोल्यूशन है, हर क्लास में 2 टीचर रखेंगे, सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा नहीं है। गवर्नमेंट का खुद का एम है कि अभी 4.5% ऑफ जीडीपी वो एजुकेशन स्पेंड करती है। वो खुद कहते हैं हमें 6% करना है, बाहर तो 10-12% होता है। फिर आप 6% कर, 6% में सबकी सैलरी निकल जाएगी और कितने बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। मैं तो जब बच्चा अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाता है, उससे ज्यादा किसी का फल नहीं। तो दीजिए ना नौकरी, ये इतना अच्छा तरीका है। हर क्लासरूम में 2 टीचर होने चाहिए, और तब टीचर टीचिंग का काम क्रिएटिव होगा और अच्छे लोग टीचिंग में आएंगे। अभी बहुत सारे अच्छे लोग आना बंद हो, क्योंकि ये सेंसस ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल में तो आधी सैलरी देंगे और फिर उसके बाद काम उतना कराएंगे। उनका वर्कलोड अगर लाइट हो जाए, स्कूल्स जो है क्वालिटी अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाते. मेरे को याद है जब मैं तो बहुत फैमिली के लोग टीचिंग में आते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सैलरी चाहिए, because they were committed to it. they enjoy it. Yeah, अब वो जो एंजॉयमेंट एस्पेक्ट है टीचिंग, वो रहा ही नहीं. और इसके लिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, तो ये खाली एक नेशनल अवार्ड देते हैं बस नहीं, लोकल लेवल पर मैं तो बल्कि खुश होऊंगा अगर हर बात में बेस्ट टीचर ऑफ द क्वालिटी का ऑनर देना हमें। वो टीचर्स को जो ऑनर कैंडिडेट वगैरह में मिलता है, जब किसी खड़े हो जाते हैं, तो उससे अच्छे लोग टीचिंग आएंगे एंड दैट विल एनरिच द एजुकेशन सिस्टम। डेफिनेटली कि ये जो NEP 2020 आया है, क्या ये गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के बीच का जो गैप है, क्या वो ब्रिज करता है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से उसका एम भी नहीं है, कि कोई मेन एम नहीं है। कुछ कॉन्वेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का देखो, प्राइवेट स्कूल्स को और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी इनवाइट कर रहे हैं, तो गैप तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और सेट करेगा। गैप इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, बस गवर्नमेंट स्कूल्स की हाँ क्वालिटी इम्प्रूव। उसके लिए मैंने एक चीज तो ये बताई, टीचर्स को और ज्यादा ऑनर और खास तौर पे लेजर टाइम टीचर्स को मिलना चाहिए, इसके मैंने एक तरीका बताया। दूसरी चीज जो मुझे एनईपी में थोड़ी सी कमी लगी, एनईपी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम एनईपी ने क्या किया है कि स्टूडेंट्स की ऑप्शन बढ़ाते हैं। आप यूपी से होकर दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, आप साइंस के साथ आर्ट का सब्जेक्ट कंबाइन कर सकते हो, आपको एक बोर्ड का एग्जाम खराब होगी कोई बात नहीं, 2 महीने बाद दोबारा होगा, 1 महीने बाद दोबारा होगा, यू कैन हैव अ सेकंड डे। तो बच्चों को बहुत एम्पावर हो, ये एनईपी की बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो मैं होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा ही पार्शियल उसने टेक लिया, स्किल्स तो ऐड करने की कोशिश करी है, लेकिन जो बात में मोरालिटी, वैल्यूज, कैरेक्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिजिकल फिटनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो इनके बारे में वो बहुत ज्यादा उस सेंस में फोकस है। जब तक आप मार्क्स इनके ऐड नहीं करेंगे, तब तक सीरियस ना केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे बनते
पेरेंट्स बढ़ते हैं नीट के लिए, आईआईटी के लिए, उनमें भी 15% मार्क्स इन चीजों के लिए कर दीजिए। इतना ज्यादा किताबी ज्ञान क्यों भाई? आप ये भी पूछिए कि आपने सोशल वर्क क्या किया, उसके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए वीडियो के साथ। और यूपीएससी में no IAS officer should be appointed unless they have shown some of these expertise and proclivities in their character. तो ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कमी है। और एक चीज और, आईआईटी में जैसे ना ह्यूमैनिटीज कंपल्सरी होता है हर सेमेस्टर में एक पेपर, ये मॉडल लिया गया है एमआईटी। लेकिन जो हमारे बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नॉर्मल इंजीनियरिंग, उनमें नहीं। ये बहुत बड़ी पॉवर्टी है एजुकेशन की। जो 18 से 21 साल का बच्चा पढ़ता है ग्रेजुएशन के टाइम, तो इसको थोड़ा एक्सपोजर सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर थोड़ा सा होना चाहिए। तो हर सेमेस्टर में उनको एक एक ये पेपर पढ़ाई। ये इसमें एनईपी में नहीं है। और एनईपी की एक और कमी है कि जो स्किल्स पे तो वो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन उनका मुझे लगता है कि मोडालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कौशल विकास केंद्र खोल दिए स्किल्स पे, कौशल विकास केंद्र एक एक दो दो कमरों में चल रहे थे। अब वहाँ पे इतना लैब चाहिए, मशीनरी चाहिए, कैसे स्किल्स सिखाएंगे भाई? आप इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाने के लिए आपको फुल लैब चाहिए, उन एक एक दो दो कमरों में 500 बच्चों को कैसे सिखा देंगे? इसका बड़ा इजी ऑल्टरनेटिव था, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उन्हीं में आप स्किल का पेपर कंपल्सरी कर दीजिए और उस पर ग्रेडिंग होनी चाहिए। जो ग्रेडिंग काउंट होगी आपके फाइनल मार्कशीट में काउंट होगी, आपकी परसेंटेज में काउंट, तो बच्चे उसको सीरियसली करेंगे। स्कूल्स में जगह थी, स्कूल्स में स्पेस है, और वो टीचर्स भी हैं, इनको रीट्रेन किया जा सकता है कि सब लोग जा सकते हैं कितने महीने का कोर्स करके आओ, तभी आपका इंक्रीमेंट एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। यू विल गेट ऑल द स्किल टीचर्स। ये इन्होंने नहीं किया, ये मुझे एनईपी की कमी है। सर, अब आपसे एक बर्निंग क्वेश्चन पूछती हूँ। नीट के उसमें केस में जो हो रहा है, व्हाटएवर हैज हैपेंड अप टिल नाउ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन? ये जो एजुकेशन हो रहा है, ये मुझे लगता है थोड़ा मिसगाइड है। एक्चुअली इशू बहुत इम्पोर्टेंट है कि करीब 20% ने सुसाइड किया नीट के लीक की वजह से। ये बहुत ही सीरियस चीज है, और इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पहली बार जो हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। व्यापम के टाइम से हम देखें, वो जो मुन्ना भाई एक फिल्म आई थी, वो तो कब से दिखा रहा है कि क्या कुछ हो रहा था। तो वो बल्कि उस समय गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही थी, बल्कि नॉर्म हो गया था। खाली एग्जाम भी पेपर लीक नहीं हो रहे थे, बिहार वगैरह से भी फोटोज वगैरह आ रही थी, जिस तरह से मास चीटिंग हो रही थी, मार्कशीट चेंज की जा रही थी, आंसर शीट चेंज की जा रही थी। ये तो कुछ भी नहीं। और इसमें गवर्नमेंट की अपनी संलिप्तता नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं किया। हाँ, ये लोअर लेवल पे हो गया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया। तो मेरे ख्याल से इतने इस तरह के एजिटेशन करने की, जहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाके थ्रेटन कर रहे हैं और ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट को उखाड़ देते हैं, ये मेरे ख्याल से ये सत्य स्टूडेंट एक्सेप्टेबल अगर गवर्नमेंट एक्शन ना ले तब समझ में आता है कि आपको एजुकेशन करना है। लेकिन गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। अब खाली इस्तीफे पे बात, क्योंकि अगर केंद्र प्रधान जी की अगर अपनी इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाए, इंक्वायरी तो हो रही है, तब तो आप उनका इस्तीफा मांगिए। वरना तो एक शरीफ जैसे शास्त्री जी का इस्तीफा हो गया, तो ये एक सबसे अच्छे मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एक पेड एक्सीडेंट, फिर उनका उससे कुछ कनेक्शन है, तब तो इस्तीफा उनका लीजिए, वरना कंट्री लूजेस अ गुड मिनिस्टर। We come to the end of our podcast. I would like to thank Devesh sir for answering all the questions in detail and giving us a lot of information, and also Khanna sir, who helped us with recording this podcast. And who has many ideas and has promised us to be the main speaker next time. Yeah. So thank you, Khanna Sahab. We look forward to that. Thank you, friends. We'll meet again. Hi friends, I'm Komal Moria and I'm a member of the podcasters group in Joyville. Right now, I'm on the terrace of the clubhouse. See how beautiful it is. And I have with me Dr. Devesh Vijay, who's a retired professor from the Delhi University.
Now, in our podcasters group, every month we have a seminar or a podcast, and we talk. Basically, we do knowledge insemination. Dissemination. Okay, I'll start again. Sorry, दोबारा से. नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको अपना एडिटिंग कर देंगे. So, our purpose is to disseminate knowledge to all around us,